हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक है उसके सेट नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को पूरी डिटेल में डिस्कस करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। वॉल्यूम 2 का भी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया है और कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। को वॉल्यूम बनाया हुआ है बिहार दरोगा की नई वैकेंसी वर्ष 2023 के लिए, उसका सेट नंबर हम लोग 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसका आइडिया लगेगा। सो प्लीज़ आप सभी लोग अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करें। देखिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, अटॉर्नी जनरल यानी कि जो महान न्यायवादी होता है भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, और आर्टिकल 76 में जो है इसके बारे में कहा गया है, इसकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है। महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, ठीक है, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तो यहाँ पर केवल शब्द लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही नहीं है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यही स्टेटमेंट गलत दिया गया है। महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, न कि केवल उच्चतम न्यायालय में। क्लियर है। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो ये आर वेंकट रमनी है। याद रखेंगे, ये भारत के 16वें महान न्यायवादी हैं। ठीक है, आर वेंकट रमनी। क्लियर। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि, और पूरी डिटेल में मैं आपको कवर कराते चलूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सेट को ध्यान से लगाएंगे और अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का भाग नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में जो है मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार और अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान है स्थापित करने का अधिकार, ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। और पूछा गया कि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधित जो है ये सभी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। उसके बाद देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। तो यह कौन सा अधिनियम था। यह भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहा जाता है, इसी के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉयड जॉर्ज थे। ठीक है, लॉयड जॉर्ज थे, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है यह फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है, राइट आंसर इसका फ्रांस हो जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने दूसरे जगह भी इस सेट को लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर जो आप सेट लगा रहे हैं और वहाँ पर आपने जो लगाया है, दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। मैं डिटेल में आपको बताते चलूँगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसको भी मैं आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी बताते चलूँगा।
देखिए निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं था? तो इसमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। अंतरिम मंत्रिमंडल पूछा गया है। सी राजगोपालाचारी जो थे ये अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा सही सुमेलित है इसमें से। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और सभी ए बी सी को ध्यान से पढ़िए। इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें से सारे के सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की अनुसूची 6 दिया गया है। ठीक है, देखिए अनुसूची 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तो नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा और आपका मणिपुर हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? संघीय लक्षण पूछा गया है, तो इनमें से जितने भी दिए गए हैं लिखित संविधान, कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इनमें से आपसे पूछा गया। वैसे विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित शब्द लगा हुआ है, तो इसमें से देखेंगे तो उत्तराखंड में कितना है तो 70 है, हिमाचल प्रदेश में कितना है तो 68 है, आंध्र प्रदेश में कितना है तो 60 है और मिजोरम में कितना है तो 40 है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो देखिए किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। तो एक तो 15% से कम नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम नहीं होगी, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं टोटल 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से उंगली पर काउंट करिएगा? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, उसके बाद फ्रेंच है, उसके बाद रूसी है और स्पेनिश है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तुलाल या थुलाल, यहाँ पर दोनों तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो यह जो है कहाँ की है? केरला की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मेगुती का जैन मंदिर जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के बीजापुर जिला में यह स्थित है। ठीक है, यह मंदिर चालुक्य वास्तु शैली में निर्मित है और इसका निर्माण जो है पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री के द्वारा करवाया गया था, पुलकेशिन द्वितीय के। तो राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? अब यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं आपका कवर करवाऊंगा। देखिए पहला ओलंपिक खेल जो है यह खेला गया था एथेंस में, यूनान यानी कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में 1896 में। कब? 1896 में। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रीस लगा देता हूँ पहले, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 अगर हम बात करें 20 में टोक्यो जापान में हुआ था, हालांकि कोरोना के कारण यह लेट हुआ था, लेकिन 2020 ही इसकी समय है। ठीक है, उसके बाद 2024 में फ्रांस में पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजलिस में होगा और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है शशि थरूर ने। कौन? शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है राकेश मारिया ने। देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? शुरुआत के समय गवर्नर जनरल जो था यह लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा जो है
किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। फिर 1939 में एक साल बाद त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके। सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? देखिए 1940 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसी अधिवेशन में भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो राइट आंसर इसका मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और गांधी जी के जो आदर्श थे उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। 22 नंबर है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। तो सबसे कम समय तक चला था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको कहा जाता है 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, आपको याद है, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से सही सुमेलित नहीं जो है वो आपका 2 हो जाएगा, सॉरी सही सुमेलित है 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1775 से 1782 के दरमियान हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये आपका 1848 से लेकर के 1849 तक हुआ था। ठीक है, सही सुमेलित है 2 और 3। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खेड़ा का युद्ध जो है यह 1707 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी के पौत्र साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। इसमें साहू की जीत हुई थी। एक है शक्कर खेड़ा का युद्ध। शक्कर खेड़ा का युद्ध जो है ये 1724 में हुआ था। यह युद्ध जो है निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच हुआ था। एक है पाल खेड़ा का युद्ध। पाल खेड़ा का युद्ध जो है यह 1728 में हुआ था। किसके बीच? तो बाजीराव प्रथम और आसफ जहां प्रथम के मध्य हुआ था। तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। पुस्तक शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है इनायत खां। इनायत खां इसके लेखक हैं। अच्छा, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। और बाबर नामा, बाबर की आत्मकथा बाबर ने लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो ये रहते थे किसके समय में? तो शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के ये दरबार में रहते थे। तो शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है? सगुन संप्रदाय से संबंधित जो है नहीं है, तो यहाँ पर कबीर हो जाएगा। कबीर निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, निर्गुण, कबीर निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, न कि सगुन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो देख रहे हैं तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य, ये सभी सगुन संप्रदाय से संबंधित है। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो यह सल्तनत काल में यह प्रसिद्ध था देवल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी, तो फ्रेंड्स यह दिया था एडवर्ड थॉमस ने। एडवर्ड थॉमस ने जो है प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो राइट आंसर एडवर्ड थॉमस हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ से है कि सैन्य सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, आपको भी पता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यह अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था इसमें से श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू के गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। कल वाली सेट में मैंने आपको बताया भी था। इस गाने के संगीतकार कौन है?
तो इसके संगीतकार जो हैं ये एम कीरवानी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे संदीप कुमार गुप्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने विकसित किया है। ठीक है, अच्छा राफेल जो फाइटर जेट है, राफेल लड़ाकू विमान, इसको भी फ्रांस ने ही विकसित किया है। डिसॉल्ट एविएशन जो है कंपनी का नाम है, जो राफेल डेवलप किया है, डिसॉल्ट एविएशन। हाल ही में आए मेंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? देखिए यह तूफान जो है यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और यह हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया हुआ था। इस तूफान का नामकरण UAE के द्वारा किया गया था। UAE करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? एक है शाही लीची। शाही लीची का संबंध जो है ये बिहार से है और तेजपुर लीची असम हो जाएगा। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था। देखिए बालकृष्ण दोषी जो थे ये प्रसिद्ध वास्तुकला के, आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे ये। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 2018 में जो है इनको 2018 में आर्किटेक्चर का जो नोबेल प्राइज कहलाता है प्रित्जकर पुरस्कार, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रित्जकर पुरस्कार, इससे इनको सम्मानित किया गया था और प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय थे। तो इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर वास्तुकला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अच्छा इसकी स्थापना जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना ISC की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष RK सिंह हैं। RK सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है ग्रामीण विकास के द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास के द्वारा। राइट आंसर इसका ग्रामीण विकास हो जाएगा। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। ठीक है, गोवा में यह एक नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखेंगे गोवा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है, ध्यान रखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको कि CCPI कहा जाता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? देखिए इसमें से जो पहला स्थान है, दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान है, किसी भी देश को नहीं दिया गया है। चौथे स्थान पर जो है डेनमार्क है, यानी कि कहें तो पहले स्थान पर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। भारत की रैंक अगर इसमें से पूछेगा तो भारत का भी रैंक आपको याद रखना है। भारत का रैंक जो है इसमें 8वां है। ठीक है, भारत का रैंक 8वां है और G20 देशों में जो है टॉप 10 में रहने वाला भारत एकमात्र देश है। यह जो रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यह जारी करता है जर्मन वॉच। 3 संस्था है, कौन कौन से? एक जर्मन वॉच हो गया, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट हो गया और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन तीनों के द्वारा जारी किया जाता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई? तो ये आपका 60,000 करोड़ हो जाएगा। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो यह महिला आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिला आयोग के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। देखिए अर्जुन पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया है कि टोटल 25 खिलाड़ियों को दिया गया और यह जो सुश्री सरिता हैं इनका संबंध जो है कुश्ती से है, कुश्ती रेसलिंग से है। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप, देखिए महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कोस्टा रिका में किया जाएगा। ठीक है, और पुरुष अगर पूछेगा फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में किया जाएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आगरा में किया गया। कहाँ पर? आगरा में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने किया? तो डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया, याद रखेंगे। तो ये आपका आगरा हो जाएगा। विश्व दाल दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्स डे, यह कब मनाया जाता है? तो यह 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 10 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीम क्या था इसका 2023 में? तो थीम इसका याद रखेंगे, पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ,
पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। क्लियर। चलिए, डूरंड कप 2022 का विजेता तो ये कौन सा है, यह बेंगलुरु है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो द फेबल मैन्स को दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा है। रक्सौल जो है ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में है, नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। और हल्दिया जो है आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, तो यह जिला जो है यह कैमूर है। कैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर देखिए कि अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अभी देखिए फिलहाल में जो है 3 पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। कौन सी पार्टी है, तो एक एनसीपी है, ठीक है, एक टीएमसी है और एक कौन सा है, तो एक सीपीआई है। इन तीनों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है और आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो पहले राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 थी, 8 में से 3 से छीन लिया गया तो 5 बच गया और एक आम आदमी पार्टी को दे दिया गया है। तो अब टोटल राष्ट्रीय पार्टी कितनी हो गई है, 6 हो गई है। याद रखेंगे, आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा, मैंने ऐसे तरीके से समझा भी दिया आपको। तो ये आम आदमी पार्टी हो जाएगा, आप हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 में किस देश को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मैं आपका 2-3 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। सबसे पहले देखिए, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है यह कहाँ पर किया गया, तो ये कतर में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो फ्रेंड्स ये कतर में किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड जो है, सबसे पहले देख लीजिए विजेता कौन था। तो इसमें खिताब जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता था। क्लियर, विनर अर्जेंटीना था, इसने फ्रांस को हरा करके जीता। गोल्डन बूट का अवार्ड जो है यह किलियन एम्बापे को दिया गया। गोल्डन ग्लोब का जो अवार्ड था, गोल्डन ग्लोब जो होता है उसका दिया गया एमिलियानो मार्टिनेज को। गोल्डन बॉल का अवार्ड है लियोनल मेसी को दिया गया। युवा खिलाड़ी का अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो कि प्रश्न में पूछा गया है, यह किसको दिया गया, इंग्लैंड को दिया गया। तो इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब जो इसका मस्कट रहा वो लाइव रहा था। मस्कट क्या रहा था इसका मस्कट लाइव रहा था। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, लाइव इसका मस्कट रहा था। और अगला जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों जगह आयोजित किया जाएगा। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। विजेता उरुग्वे ही रहा था इसका। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैनग्रोव वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक मैनग्रोव वाला जो राज्य है यह राज्य पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे, टोटल वोट पड़े थे 4754 वोट पड़े थे। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, नाम इनका ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो यह ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। ठीक है, जो कि 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये बुध हो जाएगा। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं बताइए, तो ये ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप हो जाएगा। इसमें से ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी है, राइट आंसर इसका अनाईमुडी हो जाएगा, अनाईमुडी। ठीक है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन से संबंधित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा था ये 1985 से 1990 तक रहा था। 7वीं में हुआ था, ऑप्शन में 7वीं नहीं दिया गया है, 7वीं में हुआ था, ध्यान रखना आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है। मैं डेली आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आप पहले कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है।
मर्रे और डार्लिंग, ये जो नदियां हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ध्यान रखेंगे। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए यह जो अवस्थित है यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया है। तो यहाँ पर देखिए सोमालिया, इथोपिया, जिबूती दिया गया है, इरिट्रिया भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो यह जो है ट्रांसड्यूसर है। क्या है? ट्रांसड्यूसर है, ध्यान रखेंगे। ट्रांसड्यूसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण जो है ये हाइड्रोजन बम है। ठीक है, हाइड्रोजन बम, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। तो विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा संचालित होता है विद्युत मोटर में। ठीक है, यह गलत। विद्युत मोटर एक क्या है? यांत्रिक मशीन है, विद्युत यांत्रिक मशीन जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओम का नियम, खाली स्थान दिया गया है, किसके और किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? तो ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध का वर्णन करता है। विद्युत धारा और विभवांतर, इसका अनुसार अगर हम बात करें ओम के नियम के अनुसार, तो नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक के विभवांतर के सीधे जो है समानुपाती होगी, याद रखेंगे। ठीक है, V = IR होता है, आपको पता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर देखिए कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो यह जो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह गति के पूछा गया है कि तीसरे नियम का। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो यह कौन सा है? एक्स किरण है। बाकी ये सभी जो है प्रवेश करती हैं, याद रखेंगे। एक्स किरण की खोज रोंगजन ने किया था और इसका जो है उपयोग सर्वाधिक जो है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आवृत्ति आयाम तरंग दर है, माध्यम नहीं है। माध्यम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो यह आपका निष्क्रियकरण हो जाएगा। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो यह जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। उसके बाद चलिए 75 नंबर देखिए कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है? तो फ्रेंड्स यह जो है बॉयल का नियम है। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, देखिए स्थिर ताप पर गैस का आयतन गैस के दाब के यानी कि प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही जो है बॉयल का नियम है। तो राइट आंसर इसका बॉयल का नियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, देखिए 7 जो होता है स्केल जो होता है वो 14 तक होता है, आपको पता है। 7 जो होता है ये उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? OH। यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा। सांद्रता में वृद्धि, सॉरी कमी नहीं वृद्धि होगा, यहाँ पर मैंने कमी वाले पर टिक लगा दिए, ये होगा ऑप्शन नंबर डी वृद्धि। ठीक है, OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन क्या है? तो फ्रेंड्स ये हाइलोजन है। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में है, तो यह हाइलोजन हो जाएगा। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व भिन्न है? अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से भिन्न पूछा गया है। तो देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, ठीक है, ये आवर्त सारणी के P ब्लॉक में है, जबकि पोटेशियम जो है यह S ब्लॉक में है। ठीक है, उसके बाद एक अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है NH4 NH4 ऊपर कर देता हूँ NH4, उसके बाद SO4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है।
तो साइटोप्लाज्म जो होता है यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये होती है जटिल ऊतक में। जटिल ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का जो ग्रुप है उसको जटिल ऊतक कहा जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो हैं यह जटिल ऊतक के उदाहरण हैं, याद रखना आपको। जीन परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जीन परिवर्तन जो होता है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो ये सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, सरीसृप जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। सरीसृप जो होता है यह कशेरुकी जंतु इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको कशेरुकी यहाँ लिख देता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इंडोस्कोप कहलाता है। आपको पता है इंडोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोस्कोप का जो है उपयोग किया जाता है इस शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, इंडोस्कोप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, इसमें से पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क है। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क सबसे विकसित होता है, आपको पता है अग्र मस्तिष्क। उसके बाद देखिए किसी जंगम जोड़े यानी कि मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक पदार्थ क्या कहा जाता है? बताइए, जो लुब्रिकेंट है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है साइनोवियल द्रव्य। साइनोवियल द्रव्य। ठीक है, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो यह आयोडीन थायरॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन ग्रंथि फूल जाती है जिससे ग्वाइटर रोग होता है, गलगंड नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है? सिंपल सा क्वेश्चन, विटामिन डी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है 91 नंबर की मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण से सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज जो है एंटीबायोटिक्स दिया जाता है उनको। निम्नलिखित में से कौन से, यहाँ देखिए, कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसकी स्थापना जो हुई थी याद रखेंगे कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है यह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर? ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर न्यूयॉर्क दिया गया होगा। न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI जिसको कहा जाता है IRDAI। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी उसके बाद एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। इसके चेयरमैन वर्तमान में देवाशीष पांडा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना स्कोर बता दीजिए। 95 प्रश्न में अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैथ रीजनिंग के प्रश्न है, फटाफट मैं इनका आंसर आपको बता देता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, और सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए 96 का हो जाएगा आपका 5,047। उसके बाद देखिए 97 का जो होगा ये 40 हो जाएगा। 98 का देख लीजिए, 98 का आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा 37 सही 1/2 दिन। ठीक है, उसके बाद देखिए 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1.05 हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2.5% हो जाएगा।